नमस्कार दोस्तों। रीट, पीटीआई, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड जो शिक्षक भर्तियां ये होनी है, इनके लिए हम देख रहे थे शिक्षा मनोविज्ञान। नेक्स्ट क्लास नंबर 37 में आज हमारा टॉपिक रहेगा सतत एवं समग्र मूल्यांकन सीसीई। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर भर्ती के अंदर ये सिलेबस में है और साथ में 1% इससे रिलेटेड हर बार एग्जामों में देखने को भी मिलता है। आज हम देखने वाले हैं और देखेंगे बिल्कुल ही आसान लैंग्वेज में, जिससे आप आसानी से संपूर्ण चीज है उसको समझ सके। दोस्तों तो जो भी साथी हमारे साथ जुड़े हैं और हमारे साथ जुड़े हुए शिक्षा मनोविज्ञान की तैयारी कर रहे हैं, वो प्रत्येक क्लास अटेंड कर सकते हैं। बाकी संपूर्ण कोर्स कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप पर भी आपको मिल जाएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक, शेयर और जो नए साथी है चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं आज की इस क्लास की ओर। शुरू करते हैं सतत एवं समग्र मूल्यांकन को। सतत एवं समग्र मूल्यांकन, देखिए मित्रों, एक एक चीज है उसको समझना है आपको। कहां से कौन सा क्वेश्चन बन सकता है वो मैं आपको बताता जाऊंगा। सतत एवं समग्र मूल्यांकन का सर्वप्रथम प्रयोग सक्रिवेन द्वारा 1967 में किया गया था। दोस्तों सबसे पहले सतत और समग्र मूल्यांकन है, इसका प्रयोग है 1967 के अंदर सक्रिवेन के द्वारा किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 1986 में आई, उसमें भी सतत और समग्र मूल्यांकन पर क्या है, बल दिया गया। एनसीएफ 2005 में भी सतत और समग्र मूल्यांकन पर दिया गया बल। दोस्तों लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है वो यहां पर। दोस्तों 20 सितंबर 2009 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय तथा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने, उस समय की बात कर रहे हैं हम, विद्यालय शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण सुधार करने के लिए सतत एवं समग्र मूल्यांकन को अपनाने तथा इसे और अधिक सुदृढ़ करने पर बल दिया। तो सतत सीसीई पर सबसे अधिक जो बल दिया गया वो दिया गया 20 सितंबर 2009 को, उस समय के मानव संसाधन विकास मंत्रालय और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा। अब देखिए, इससे सही 9 दिन बाद 29 सितंबर 2009 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय तथा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सतत और समग्र मूल्यांकन में ग्रेडिंग प्रणाली है उसको क्या किया, स्वीकार किया। जो ग्रेडिंग प्रणाली है उसको 29 सितंबर 2009 को शुरू किया गया। ग्रेडिंग प्रणाली को ही कोडिंग प्रणाली, अंकन प्रणाली, संचय प्रणाली भी कहा जाता है। यह अधिगमकर्ता की उपलब्धियों के आकलन की गणना करती है। कौन? ग्रेडिंग प्रणाली। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट, अब बात करें कि ग्रेडिंग प्रणाली है वो लागू कब की गई, तो देखिए 6 अक्टूबर 2009 को कक्षा 9 में सतत एवं समग्र मूल्यांकन प्रणाली को लागू किया गया। कक्षा 9 में इसको लागू किया गया, अगले साल कक्षा 10 में ये चली जाएगी। इस प्रकार दोस्तों अब ये पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया और जहां पर भी मैं स्टार बनाता जाऊं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला देखिए मित्रों, सतत और समग्र मूल्यांकन की जो नोडल एजेंसी है वो है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। कौन है? केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। यह भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना 3 नवंबर 1962 को नई दिल्ली में की गई। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। आगे देखिए, ASIQE स्टेट इन्वाइटेड फॉर क्वालिटी एजुकेशन ने सत्र 2018-19 में परिवर्तन किया। देखिए अब 4SA के स्थान पर 3SA की व्यवस्था है वो प्रारंभ की गई। कब से? 2018-19 से। दोस्तों इसी प्रकार कक्षा 5 के लिए 3SA का आयोजन नहीं किया जाता। इसके स्थान पर प्रारंभिक शिक्षा अधिगम स्तर आकलन परीक्षा का आयोजन राजस्थान में SCERT यानी उदयपुर व जिलों की डाइट के समन्वय से किया जाता है। कक्षा 5 तक की जो स्कूल होती है उनकी परीक्षा का बात है। दोस्तों ये थी एक नॉर्मल जानकारी। अब चलते जिस चीज को हम पढ़ने के लिए आए हैं सीसीई की ओर, एक एक चीज इसकी हम समझेंगे मित्रों। सबसे पहले बात कर लेते हैं सतत एवं समग्र जो मूल्यांकन है इसका अर्थ क्या होता है। मित्रों यहां पर आपको 2 शब्द दिखाई दे रहे, एक दे रहा सतत, दूसरा दे रहा समग्र। अब मूल्यांकन 2 शब्दों से बना है, सतत और समग्र। अब सबसे पहले जो हम देखेंगे वो देखेंगे सतत का अर्थ क्या होता है। दोस्तों सतत है, इसका अर्थ है वो क्या होता है। तो चलिए दोस्तों, निर्धारित की गई नियमितता, निरंतरता और क्रमबद्धता से है। मतलब नियमितता, निरंतरता और क्रमबद्धता क्या है? सतत है, रेगुलर। समझे मित्रों? इकाई परीक्षण की क्या आवृत्ति, तभी तो निरंतरता रहेगी। शैक्षिक प्रक्रिया का निदानात्मक व उपचारात्मक शिक्षण,
जो शिक्षा हम दे रहे, एक शिक्षक है, उसको निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण कराना। अध्यापक व बालक की उपलब्धियों का निरंतर व स्वयं मूल्यांकन, निरंतर स्व यानी खुद के द्वारा मूल्यांकन, यह सतत का अर्थ है। बात करें हम समग्र का अर्थ क्या होता है, तो देखिए, बालक की शैक्षिक व एवं शैक्षिक गतिविधियों, क्रियाकलापों व उपलब्धियों का मूल्यांकन करना। बालक की जो शैक्षिक गतिविधियां हैं, क्रियाकलाप है, उपलब्धियां हैं या शैक्षिक जो क्रियाकलाप है, उनकी क्या करना, मूल्यांकन करना। बालक के ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक पक्षों का मूल्यांकन करना। बालक के सभी क्षेत्रों का क्या करना, मूल्यांकन करना। बालक के व्यवहार और व्यवहार से संबंधित पक्षों, कुल मिलाकर बालक के सभी शख्सों, जो सभी पक्ष है, उनका क्या करना, मूल्यांकन करना। यह होता है समग्र का अर्थ दोस्तों। आगे चलिए मित्रों, बात यहां पर करते हैं समग्र यानी व्यापक शब्द का समर्थन किस किस ने किया है। थर्स्टन ने अपनी प्राथमिक मानसिक शक्तियों के सिद्धांत में इसका क्या किया है, समर्थन किया है। गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत में इसका समर्थन किया है। स्टर्नबर्ग ने सूचना प्रक्रम सिद्धांत में इसका समर्थन किया है। इस प्रकार सतत एवं समग्र मूल्यांकन का शाब्दिक अर्थ क्या है मित्रों, यह निकलेगा। अब देखिए मित्रों, यहां से बालक की योग्यता, क्षमता, व्यक्तित्व, कौशल, अधिगम आदि सभी का निरंतर व व्यवस्थित और क्रमबद्ध मूल्यांकन ही सतत और समग्र मूल्यांकन के नाम से जाना जाता है। यह होता है आपका सतत एवं समग्र मूल्यांकन दोस्तों। चलिए विशेषताओं की ओर बात करते हैं, सीसी की विशेषताओं की। तो देखिए, बालक के विभिन्न कौशलों, बालक के अंदर जो कौशल है उनको उत्पन्न करना, बालक के व्यवहार में वांछित परिवर्तन करना। अगर बालक के व्यवहार में परिवर्तन होगा तभी तो वो अधिगम करेगा, कुछ सीखेगा दोस्तों। बालक को वास्तविक व व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करना, सीसीसी का मुख्य उद्देश्य है, बालक है उसको वास्तविक ज्ञान और व्यवहारिक ज्ञान है यह दिया जाए। बालक के अंदर उत्तम गुणों को विकसित करना, एक बालक में अच्छे गुण, उत्तम गुण, उनको विकसित करना। मूल्यांकन को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अभिन्न अंग के रूप में स्वीकार करना। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, शिक्षण यानी सीखने की जो प्रक्रिया है उसमें मूल्यांकन को एक हिस्सा बनाना, अभिन्न अंग बनाना उसका। बालक को उसकी योग्यता, क्षमता और उपलब्धियों से परिचित कराना। क्या क्षमता है उसकी, क्या योग्यता है उसकी, क्या उपलब्धियां हैं उसके सामने, इनसे एक बालक को क्या कराना, परिचित कराना। अध्यापक को उसकी योग्यता, उसकी क्षमता, उसकी उपलब्धियों से परिचित कराना। दोबारा आ गया दोस्तों, ये तो अध्यापक की बात है मित्रों, पहले हम बालक की देख रहे थे, यहां पे अध्यापक की है। एक बालक को अगर हम योग्यता, क्षमता और उपलब्धियों से परिचित करा रहे तो अध्यापक को भी है जो उसकी योग्यता, क्षमता और उपलब्धियों से परिचित करवाना। आगे चलिए मित्रों, आगे और देखिए विशेषताओं में, बालक की शिक्षण प्रक्रिया का निदानात्मक व उपचारात्मक शिक्षण करना। एक बालक है, उसकी जो शिक्षण प्रक्रिया, उसका निदानात्मक यानी जो समस्या है उसका समस्या है उसका पता करना, क्या समस्या है, और फिर उसका क्या करना, समाधान करना। बालक की शैक्षिक, शैक्षिक गतिविधियां, क्रियाकलापों और उपलब्धियों का क्या करना, मूल्यांकन करना। बालक को फेल या पास है वो घोषित करना। बच्चे ने क्या सीखा है इसका पता लगाना। यह सभी सीसी की क्या है, विशेषताएं है दोस्तों। बात करें कि सतत एवं समग्र मूल्यांकन है इसकी रूपरेखा की, तो देखिए इसे 3 भागों में बांटा जाता है। अकादमिक मूल्यांकन, शैक्षिक क्षेत्र व शैक्षिक गतिविधियां। जो रूपरेखा है इसके अंतर्गत 3 भाग हैं। एक तो अकादमिक मूल्यांकन है, एक शैक्षिक क्षेत्र है और तीसरा है शैक्षिक गतिविधियां। एक एक के बारे में सबसे पहले हम चलते हैं अकादमिक मूल्यांकन की ओर। चलिए मित्रों, अकादमिक मूल्यांकन, अध्ययन अधिगम की योजना और अधिगम अक्षम विद्यार्थियों की व्यवस्था, ये 2 इसके अंदर है दोस्तों, जिसके अंतर्गत मूल्यांकन में जैसे भाषा प्रथम के रूप में हिंदी व अंग्रेजी भाषा है जो क्या है, अनिवार्य है, और वैकल्पिक विषय के रूप में भाषा, साहित्य, गणित, विज्ञान, वाणिज्य, सामाजिक अध्ययन, चित्रकला, संगीत, गृह विज्ञान, उद्योग विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का प्रारंभिक ज्ञान है जो देना क्या है, जरूरी। यह है अकादमिक मूल्यांकन। दूसरा जो इसका प्रकार है वो है शैक्षिक क्षेत्र। तीसरा रहेगा शैक्षिक गतिविधियां। देखिए शैक्षिक, इसे 4 भागों में बांटा गया है।
चिंतन कौशल, सामाजिक कौशल, संवेगात्मक कौशल और अभिवर्ती। चिंतन कौशल, इसमें सृजनात्मक चिंतन, विवेचनात्मक यानी तार्किक चिंतन, आलोचनात्मक चिंतन, समस्या समाधान और निर्णय क्षमता, ये आते हैं चिंतन कौशल के अंदर। बात करें सामाजिक कौशल तो इसमें प्रानुभूति, सहानुभूति, प्रभावी संप्रेषण, विभिन्न प्रकार के कौशल, अंतर्वैयक्तिक संबंध, ये एक समाज से जुड़ा हुआ है मित्रों। एक समाज के बारे में क्या सहानुभूति, क्या प्रानुभूति है, क्या उसका वहां पर संप्रेषण है, यह प्रकार है सामाजिक कौशल में। बात करें संवेगात्मक कौशल में तो संवेगों की समझ, पहचान, अभिप्रेरित, नियंत्रित करना, संवेगों को कैसे वो नियंत्रित करता है इसके बारे में। और अभिवर्ती, अध्यापक, सहपाठी, विद्यालय, सभ्यता, संस्कृति, पर्यावरणीय मुद्दों, मूल्यों आदि के प्रति बालक में जो सकारात्मक सोच है वो विकसित करना। अभिवर्ती, उसकी अभिवर्ती को विकसित करना, यानी कि जो अध्यापक हो, चाहे विद्यालय हो, चाहे समाज हो, चाहे परिवार हो, पर्यावरण हो, राजनीति हो, सभ्यता हो, संस्कृति हो, इनके प्रति एक सकारात्मक सोच, नकारात्मक नहीं, सकारात्मक सोच है वो विकसित करना, यह शैक्षिक क्षेत्र होता है। और तीसरा है शैक्षिक गतिविधियां। इसे दो भागों में बांटा गया है, विचार उत्तेजी क्रियाएं और शारीरिक व स्वास्थ्य शिक्षा की गतिविधियां। विचार उत्प्रेरक गतिविधियां, इनमें देखिए मित्रों सबसे इंपॉर्टेंट ये रहेगी विचार उत्तेजक क्रियाएं, इन्हें चार भागों में बांटा गया है। साहित्य में सृजनात्मक कौशल पहला है, ये कौन सा है, पहला। इसमें कहानी पाठ, कविता पाठ, निबंध लेखन, पोस्टर निर्माण, स्लोगन लेख, सृजनात्मक लेख आदि है एक बालक से करवाए जाए। ये सभी है जो साहित्य में सृजनात्मक कौशल, यानी साहित्य से रिलेटेड उससे कुछ कार्य करवाए जाए। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कौशल के अंतर्गत इसमें विज्ञान क्लब, गणित क्लब, विज्ञान प्रदर्शनी, विज्ञान मेले, प्रोजेक्ट, शिक्षण में नवाचार, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी है, इनसे रिलेटेड उसको क्या करवाया जाए, ज्ञान करवाया जाए। विचार उत्तेजक क्रियाओं में तीसरा आता है दृश्य व प्रदर्शनकारी कौशल। इसमें संगीत, नृत्य, नाटक, गायन, वादन, मूर्तिकला, चित्रकला, हस्तशिल्प, लोक कलाएं, कठपुतलियां आदि, यानी एक तो दृश्य जैसे संगीत, नृत्य, नाटक, प्रदर्शनियां जैसे मूर्तिकला, चित्रकला, हस्तशिल्प, इनसे रिलेटेड उसको ज्ञान दिया जाए। संगठनात्मक व नेतृत्व कौशल, इको क्लब, स्वास्थ्य क्लब, आपदा प्रबंधन, सामुदायिक विकास, सामुदायिक स्रोत आदि इसमें क्या है, शामिल है। एक संगठन के रूप में कार्य करे और उसके अंदर नेतृत्व कौशल है, उसको कैसे विकसित किया जाए, किस प्रकार विकसित है उसमें किया जाए दोस्तों। दूसरा जो प्रकार आता है वो आता है शारीरिक व स्वास्थ्य शिक्षा की गतिविधियां, खेलकूद, शारीरिक व्यायाम, घुड़सवारी, तैराकी, प्रार्थना सभा, एनसीसी, एनएसएस, स्काउट गाइड आदि है जो इसके अंदर शामिल किए जाते हैं दोस्तों। अब हम बात करने वाले हैं जिनसे लगभग एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है और वो यहीं से मिलता है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जो साथी तैयारी कर रहे हैं अच्छी तरह से। वो सतत एवं समग्र मूल्यांकन ग्रेडिंग प्रणाली, सीसीई की जो ग्रेडिंग प्रणाली है वो देखिए, एक एक चीज यहां से आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। देखिए अंक बार 91 से 100 तक A1 ग्रेड दिया जाता है और ग्रेड अंक रहता है 10। 81 से 90 तक A2 ग्रेड दिया जाता है और अंक ग्रेड अंक रहता है 9। 71 से 80 B1 ग्रेड दिया जाता है, अंक ग्रेड अंक रहता है 8। 71 से 70 B2 ग्रेड दिया जाता है और ग्रेड अंक 7। 51 से 60 अंक बार पे C1 ग्रेड और अंक ग्रेड अंक रहता है 6। 41 से 50 अंक बार पर C2 ग्रेड दिया जाता है और ग्रेड अंक रहता है 5। 33 से 40 पर D ग्रेड दिया जाता है और ग्रेड अंक रहता है 4। सर्वाधिक जो यहां से एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं वो आपके सामने एक तो C1, दूसरा C2, तीसरा है D। अब देखिए E1 और E2 भी एग्जाम में आए हुए हैं। अब यहां पे आपको देखना है E1 व E2। 21 से 32 अगर अंक बार है तो वहां पर E1 ग्रेड मिलेगा, इसका कोई ग्रेड अंक है वो नहीं होता है। और 20 से कम है, 20 से कम है मित्रों, उसको E2 है वो दिया जाता है। E1 व E2, E2 E1 दोनों इंपॉर्टेंट है। E1 कहां पर मिलता है, 21 से 32 पर। E2 किन पर मिलता है, E2 मिलता है 20 से अगर नीचे अंक है, अंक बार है तो उसको दिया जाता है। यह ग्रेडिंग प्रणाली है। और अभी यहां पे लिख रहा हूं इंपॉर्टेंट, हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है यहां से।
अब एक मेन इंपॉर्टेंट चीज ये है मित्रों, देखिए बालक को उत्तीर्ण होने के लिए अंक भार का 33 से 40 यानी ग्रेड डी तथा ग्रेड अंक 4 प्राप्त करना क्या है, जरूरी है। ग्रेड डी है वो प्राप्त करना जरूरी है। अगर 33 अंक भार मतलब आप E1 या E2 प्राप्त कर रहे हैं, मतलब आप क्या है, फेल है दोस्तों, यह कहा गया है। आगे चलिए और देखिए सतत एवं समग्र मूल्यांकन के प्रकार। दो प्रकारों का मूल्यांकन होता है। ये सतत एवं समग्र मूल्यांकन है, ये दो प्रकार का मूल्यांकन होता है। पहला है आपका निर्माणात्मक मूल्यांकन। देखिए निर्माणात्मक जो मूल्यांकन है इसमें रचनात्मक मूल्यांकन और सृजनात्मक मूल्यांकन भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, रचनात्मक या सृजन, कुछ नया करना। यह 40% अंक का होता है। कितने प्रतिशत का, 40% अंक इसी का रहता है। अब देखिए निर्माणात्मक मूल्यांकन के उद्देश्य, निश्चित इकाई व समय अंतराल में लिया जाता है। 40% अंक का होता है ना ये, तो निश्चित इकाई व समय अंतराल में लिया जाता है। उपचारात्मक अनुदेशन की योजना बनाना होता है इसमें। यह मूल्यांकन अनुदेशन के दौरान किया जाता है या अनुदेशन से पूर्व भी किया जाता है। रचनात्मक मूल्यांकन के उपकरण जैसे मौखिक प्रश्न, बहुविकल्प प्रश्न, प्रोजेक्ट जो प्रश्नोत्तरी होती है, खेल, समूह चर्चा, ये सभी है रचनात्मक मूल्यांकन के अंदर सम्मिलित होते हैं। इनके द्वारा है जो ये मूल्यांकन है वो किया जाता है। रचनात्मक आंकलन कभी कभी संकल्पनात्मक भी हो सकता है, जो दूसरा प्रकार है वो दोस्तों। आगे चलिए मित्रों, जब कोई अध्यापक किसी विषय वस्तु का अवबोधात्मक वर्णन या व्याख्या करता है तो वह रचनात्मक मूल्यांकन को क्या करता है, काम में लेता है। इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आ सकता है। एक अध्यापक अपने विषय वस्तु की व्याख्या कर रहा है तो वो कौन सा मूल्यांकन काम में ले रहा है, रचनात्मक मूल्यांकन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। अधिगम विकास का निरीक्षण करना भी रचनात्मक मूल्यांकन होता है। दूसरा है वो है हमारा योगात्मक मूल्यांकन, जिसको कहा जाता है संकलनात्मक मूल्यांकन दोस्तों। इसे संकलनात्मक मूल्यांकन भी कहा जाता है। यह 60% कितने का रचनात्मक था, 40 का, और यह कितने का है, 60 का है दोस्तों। अब देखिए योगात्मक मूल्यांकन की उद्देश्य या विशेषताएं। जो योगात्मक मूल्यांकन होता है यह 70 की समाप्ति पर किया जाता है, रचनात्मक बीच में ही हो जाता है दोस्तों। बालक के द्वारा सीखे गए कौशलों की कुशलताओं का संपूर्ण अवलोकन या मूल्यांकन। क्या सीखा एक सत्र में बालक, वो यहां पर जाकर आपको योगात्मक मूल्यांकन में पता चल जाएगा। एक समय विशेष पर एक बालक यानी विद्यार्थी ने कितना अच्छा निष्पादन प्रदर्शन किया है, इसका पता आपको किससे चलेगा, योगात्मक मूल्यांकन से चलेगा दोस्तों। एक समय विशेष पर बालक ने किन किन कार्यों में किन किन उपलब्धियों को प्राप्त किया है, इसका पता लगाना भी योगात्मक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होता है। एक सत्र में बालक ने किन किन कार्यों और किन किन उपलब्धियां हैं जो उनको प्राप्त किया है, क्या क्या उसने सीखा है, यह सभी योगात्मक मूल्यांकन का लक्ष्य होता है दोस्तों। आगे चलिए मित्रों, अब देखिए यहां पे CCE के अनुसार अध्यापक बालक के प्रति नकारात्मक टिप्पणी ना करें। कोई भी अध्यापक किसी भी बालक के प्रति नकारात्मक टिप्पणी ना करें। और मेरा तो यह कहना है कि जितना कम समय हो उतने कम समय में बालक को ज्ञान दे, जिससे बाकी शेष समय में वो पढ़ाई कर सके, अपना रिवीजन कर सके, तैयारी कर सके। यदि किसी विषय में बालक कमजोर है तो ऐसा कहा जाए कि उस विषय में बालक की रुचि कम है। यह ना कहा जाए कि तू इसमें कमजोर है, यह कहे उससे कि आपकी रुचि इसमें कम है। चलिए मित्रों आगे देख लेते हैं अब रचनात्मक और योगात्मक मूल्यांकन के अंदर अंतर क्या है। रचनात्मक मूल्यांकन, इसका लक्ष्य सुधार करना है किसी चीज के अंदर, क्योंकि ये बीच में होता रहता है, जो गलती है उसमें सुधार करना। इसका लक्ष्य सिद्ध करना है। अंत के अंदर होगा तो यह गलती है इस बालक में, इसमें सुधार नहीं हुआ है, सिद्ध कर दिया उसको। सीखने के लिए किया जाता है। जो रचनात्मक मूल्यांकन है ये किसके लिए किया जाता है, सीखने के लिए। बीच के अंदर होगा तो कुछ गलती होगी तो उसमें हम नया सीखेंगे, ये किसके लिए होता है, सीखने के लिए। जबकि जो योगात्मक मूल्यांकन है यह निर्णय लेने के लिए किया जाता है। अंत के अंदर पास है, फेल है, कुछ सीखा या नहीं सीखा, उसके लिए ना योगात्मक मूल्यांकन है जो किया जाता है। निदान के दौरान होता है। जो रचनात्मक मूल्यांकन होता है यह कब होता है, निदानात्मक और उपचारात्मक परीक्षण। निदान जब किया जाता है उस समय रचनात्मक मूल्यांकन होता है। और योगात्मक जो मूल्यांकन होता है यह निर्देशन के बाद होता है, जब सब कुछ हो जाए उसके बाद लिया जाता है।
रचनात्मक मूल्यांकन निरंतर और दैनिक आधार पर भी हो सकता है, साप्ताहिक आधार पर, मंथली आधार पर भी हो सकता है, जबकि योगात्मक जो मूल्यांकन होता है यह निश्चित समय के आधार पर होता है। एक निश्चित समय होता है, एक सत्र होता है, उसके बाद योगात्मक मूल्यांकन लिया जाता है। और यह था आपका सतत एवं समग्र टॉपिक। दोस्तों कैसा लगा आपको सीसीई के बारे में जानकारी? कमेंट जरूर कर दें जानकारी के लिए कि लगी कैसी ये क्लास। वीडियो को लाइक शेयर और जो नए साथी चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।